वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 9 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में काफ़ी डिले हो गया है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में है। देखिए, चाइना में भी 5 ईयर प्लान होता है, यानी कि पंचवर्षीय योजना। अभी हाल ही में उन्होंने 2021 से 25 के लिए अपना नया 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। तो वहाँ पर एक प्रपोजल भी आया कि वो यार्लुंग जांगबो रिवर के लोअर रीचेस में अपना फर्स्ट डैम बनाएंगे। अब यार्लुंग जांगबो नदी पर अगर वो कोई डैम बनाने वाले हैं तो उससे हमें क्या टेंशन, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा नदी है जो इंडिया में आती है। यार्लुंग जांगबो इसे तिब्बत में कहा जाता है। ये फर्स्ट रिवर उसके लोअर रीचेस में होगा, यानी कि इंडिया के काफ़ी नज़दीक होगा। इंडिया में जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात है। अब ये लोअर रीचेस में फर्स्ट डैम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर चाइना ने कोई डैम बनाया ही नहीं है। वो ऑलरेडी 4 डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। बट अब जो डैम होगा वो पॉसिबली इंडिया के काफ़ी नज़दीक होगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में कैलाश रेंज में चेम युंगडुंग ग्लेशियर से माना जाता है। यहाँ पर देखिए, कैलाश रेंज में जो चेम युंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ से उसका ओरिजिन देखते हैं। इसे तिब्बत में सांगपो या फिर यार्लुंग जांगबो कहा जाता है। ये जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नदी तो इसे सियांग या फिर दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। फिर ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब कि ये 3 देशों से होकर गुजर रही है, एक से ज़्यादा, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। तिब्बत अभी औपचारिक रूप से चीन का हिस्सा है। देखिए, जब तिब्बत से ये गुजरती है तो काफ़ी फ्लो में जाने के साथ ये ग्रैंड कैनियन बनाती है। कैनियन का मतलब होता है डीप वैली। पहाड़ों को काट कर ये वैलीज बनती हैं जिनका किनारा काफ़ी स्टीप होता है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। वैसे ब्रह्मपुत्रा का जो कैनियन है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप नीचे की इमेज में देख रहे हैं। फिर ये पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा के पास पहुंचती है और वहां पर वो एक यू टर्न लेते हुए इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भूरी दिहिंग, धनसिरी, कैलांग, लोहित और दिबांग का नाम लिया जा सकता है, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता का नाम लिया जा सकता है। ये एक पेरिनियल रिवर है, पूरे साल बहने वाली नदी है। जैसे कि जो गंगा है वो भी एक पेरिनियल रिवर है। जो भी नदियां ग्लेशियर से अपना पानी लेती हैं वो यूजुअली पूरे साल बहती रहती हैं, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होती। सिग्निफिकेंस की बात ये है कि ये यूजुअली जो नदियों के नाम होते हैं वो फीमेल होते हैं, लेकिन यहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है इंडिया में, मतलब भगवान ब्रह्मा के बेटे। तो एक मेल नाम है। इसे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों ही फेथ में पूजा जाता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर कई सारी स्पीसीज मिलेंगी फ्लोरा और फौना की। कई सारे नेशनल पार्क हैं जो इसके आसपास आपको मिलेंगे, काजीरंगा, मानस और कंचनजंगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसाम के सत्रास के बारे में है। आसाम में पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर रही हैं। इन बिटवीन आसाम के नागांव का जो सत्रा है वो न्यूज में आया। होते क्या है ये? देखिए, सत्रास मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें 16वीं शताब्दी में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया जब नियो वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस मूवमेंट को शुरू किया गया था वैष्णवाइट सेंट, जो कि रिफॉर्मर भी थे, श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा। इनका यह मानना था कि जो ईश्वर के प्रति डिवोशन है वो ह्यूमनिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लिटरेचर्स और आर्ट को इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वो भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने के रास्ते को स्वीकार करते थे। सत्रास या फिर थान्स उसी दौरान स्टैब्लिश किए गए रिलीजियस, सोशल और कल्चरल रिफॉर्म सेंटर्स के रूप में पूरे आसाम में, ताकि उनकी ये जो आइडियोलॉजी है उसे इन सत्रास के माध्यम से प्रोपगेट किया जा सके। सत्रास को जो शंकर देव जी हैं वो काफी यूनिक मानते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये एक मीडियम हो सकते हैं जहां पर हम आर्ट के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। जैसे कि म्यूजिक, भोर गीत का इस्तेमाल किया जाता है, डांस जिसमें सत्तरिया काफी फेमस है, ये क्लासिकल डांस भी है। इंडिया का 8 जो क्लासिकल डांस है उनमें से एक सत्तरिया भी है, और थिएटर जो भावना थिएटर है, ये सभी इसका पार्ट है। हर सत्रा में एक नामघर होता है, वर्शिप हॉल होता है, जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे गर्भगृह होता है मंदिरों में, बिल्कुल वैसे ही। और इसके जो हेड होते हैं वो सत्राधिकार होते हैं। जो मॉन्क्स होते हैं उन्हें
भक्त कहा जाता है। काफ़ी यंग एज में वो सतराज में आते हैं। वो विवाहित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। शंकर देव की फिलॉसफी की बात करें तो वो एक शरण नाम धर्म, इस फिलॉसफी को भक्ति के फॉर्म में प्रोपेगेट करते थे। वो वैदिक रिचुअलिज्म जो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, वेदों में जो कर्मकांड की बात की गई है उसका विरोध करते हैं और डिवोशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि भक्ति एक बहुत ही आसान माध्यम है जिसकी वजह से, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। भगवान कृष्ण की भक्ति को ये महत्व देते थे जहां पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर गीत गाकर ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। उनका जो धर्म था वो 4 कंपोनेंट्स पर बेस्ड था: देव, नाम, भक्त और गुरु, यानी कि ईश्वर, प्रार्थना, डिवोटी जो भक्त हैं, और गुरु यानी कि टीचर। वो सोसाइटी में इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी चाहते थे, सभी लोग समान हो, एक दूसरे के बीच कोई भेदभाव ना हो, इसलिए वो कास्ट डिफरेंसेस को भी निगेट करते थे। जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस हैं उसका भी सख्त विरोध करते थे। लेकिन सतराज में भी अलग अलग मत के लोग आ गए। इनके जाने के बाद सतराज 4 सेक्ट में डिवाइड हो गए, जिनके गोल्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट थे। ये सारी बातें आसाम के सतराज के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैत्री सेतु के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज मैत्री सेतु को इनॉग्रेट किया वर्चुअली, जो कि फेनी रिवर पे सिचुएटेड है। ये ब्रिज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, फेनी नदी के ऊपर। भारत का जो त्रिपुरा स्टेट है और बांग्लादेश का जो एरिया है उसके बीच में ये नदी बॉर्डर बनाती है। मैत्री सेतु नाम दिया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। लोकेशन देखिए, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा है। यहाँ पर ये जो रिवर है, ये यहाँ पर त्रिपुरा और इंडिया का जो त्रिपुरा का इलाका है और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बना रही है। ये जो ब्रिज है वो इंडिया का जो सबरूम का एरिया है और बांग्लादेश का जो रामगढ़ का एरिया है उसको लिंक करता है। तो ये तो आपने मैप में लोकेशन देख ली। इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दी गई थी। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। फेनी रिवर के बारे में बात करें तो ये इंडिया बांग्लादेश का एक बॉर्डर क्रिएट करती है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंगोरगढ़ फोर्ट के बारे में है। अभी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसके कंजर्वेशन वर्क का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा। काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये फोर्ट मध्य प्रदेश का, जिसे अब फिर से सही करने की बात चल रही है। ये फोर्ट मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। गोंडवाना डायनेस्टी से इसका काफ़ी क्लोज लिंकेज रहा है। वहाँ की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रानी हुआ करती थी, रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की सेना का 2 बार सामना किया था, और एक बार तो अकबर की सेना को पीछे भी खदेड़ दिया था। दूसरी बार वो हार जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें याद किया जाता है। वो गोंडवाना डायनेस्टी से ही बिलोंग करती थी। ये जो मैग्निफिसेंट फोर्ट है वो गोंड रूलर्स का रेसिडेंट रहा है काफ़ी लंबे समय तक। गोंड रूलर्स देखिए, ये जो गोंडवाना का पूरा इलाका है यहाँ पर गोंड शासक शासन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फोर्ट हमेशा से गोंड रूलर्स का ही हुआ करता था। 1308 के आसपास जो चंदेल शासक हुआ करते थे, मान्यता यह है कि ये फोर्ट उनके पास हुआ करता था। संभवतः उन्होंने ही इसे कंस्ट्रक्ट भी किया था। 16वीं सेंचुरी में जो गोंड शासक संग्राम शाह थे, उन्होंने इस फोर्ट को जीत लिया था। संग्राम शाह की डॉटर इन लॉ थी, यानी कि बहू थी, रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगल सेना का बहादुरी से सामना किया था। चंदेल डायनेस्टी की लोकेशन अगर आप मैप में देखना चाहें तो देखिए, यहां पर ये मध्य प्रदेश का वर्तमान का एरिया भी है काफी कुछ, और यहीं पर चंदेल डायनेस्टी शासन किया करती थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सना के बारे में है। सऊदी लेड मिलिट्री कोलिशन ने अभी एयर स्ट्राइक की है यमन के हाउती कंट्रोल्ड कैपिटल सना के ऊपर। सना पहले कैपिटल हुआ करती थी यमन की, लेकिन अभी जो ऑफिशियल कैपिटल है वो चेंज कर दी गई है, क्योंकि सना का जो एरिया है वो अब हाउती रेबल्स के पास है। इसके पहले हाउतीज ने अटैक किया था सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन्स के माध्यम से, जो कि उन्हें संभवतः ईरान से मिले थे। चूंकि जो हाउतीज हैं वो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ईरान एक सिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो ईरान हाउतीज को समर्थन देता है, जबकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से यमन में जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं वो डोमिनेट करें, इसीलिए वो यमन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनका समर्थन करते हैं। इसीलिए अक्सर सऊदी अरेबिया और हाउती रेबल्स भी आमने सामने होते हैं। लोकेशन देखिए यमन की मैप में, ये है इंडिया, यहां पर आपको मिलेगा यमन, ये पड़ोसी देश ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है।
ये जो यहां वाला जो एरिया है ये प्रभावित रहता है, हौती रेबल्स का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यहां पर इस मैप में देखिए, ये जो कलर्ड एरिया मिल रहा है आपको यमन में, यहां पर हौतीस का प्रभाव है। आप सना की लोकेशन देखेंगे, यहां आप मैप में देखिए, ये सना है। तो ये जो एरिया अगर आप यहां से मर्ज करना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हौतीस के प्रभाव क्षेत्र में है। जो अभी वर्तमान में कैपिटल है यमन की वो है एडन, यहां पर आपको दिख रहा है साउथ में। तो जो एडन है वो अभी उनके प्रभाव से बाहर है, दैट्स वाई इसे कैपिटल बना लिया गया है अभी वहां के ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर एडन है और यहां पर सना है। अभी जो अटैक हुआ है वो सना के ऊपर किया गया है, क्योंकि यहां पर कंट्रोल है जो रेबल्स हैं उनका, हौती रेबल्स का। देखिए, सना यमन की लार्जेस्ट सिटी है, पहले कैपिटल हुआ करती थी, अभी एडन को कैपिटल बना दिया गया है। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई है। एडन को टेम्परेरी कैपिटल बनाया गया वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा मार्च 2015 में, जब हौतीज ने सना के इलाके पर कब्जा कर लिया। जो सना सिटी है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। वहां के आर्किटेक्चरल कैरेक्टर की वजह से वहां पर आपको बहुत खूबसूरत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिलेंगी, जहां पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए मिलेंगे। लेकिन इस पूरे वॉर में लगता है कि अब ये सिटी बर्बाद ही हो जाएगी। खैर, यह आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। हमारा अगला आर्टिकल नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है। अभी हाल ही में हरियाणा के जो असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने वहां की जो सरकार है जिसे लीड किया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, उनके खिलाफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा था उसे स्वीकार कर लिया है। मतलब साफ है, अब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। रूल 198 जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा है, वो स्पेसिफाई करता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब यह साफ है कि इसे लोअर हाउस में ही लाया जा सकता है, जहां पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हो। इसीलिए राज्यों में यह केवल असेंबली में लाया जा सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं। अगर किसी राज्य में काउंसिल ऑफ स्टेट है तो कोई भी हाउस का मेंबर है, उसे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर किसी स्टेट की असेंबली में हो, उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। स्पीकर उनसे पूछेंगे कि भाई आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना चाहते हैं, तो वो मेंबर कह सकते हैं कि बस ऐसी कुछ खास बात नहीं है, मुझे रात में सपना आया था कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। मतलब साफ है, उस व्यक्ति को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस आधार पर लाना चाहता है, बस वो ला सकता है। तो यहां पर जो स्पीकर है वो ये कह सकते हैं कि देखो भाई, आपके अकेले के सपने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सपना आपको आया है वही 50 और लोगों को आना चाहिए, तब हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। मतलब यह है कि अगर किसी मेंबर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा है तो कम से कम 50 अन्य मेंबर्स का समर्थन होना चाहिए। स्पीकर उनसे यह भी कहेंगे कि यह सपना तो आपको भोर में ही आ गया होगा, तो सुबह 10 बजे के पहले आप इसकी रिटन नोटिस दीजिए कि हां, आपको सपना आया है और आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, ताकि हाउस की जब कार्यवाही 11 बजे शुरू हो तो वहां पर वो इस प्रस्ताव के बारे में सभी लोगों को बता सके। 10 बजे के पहले रिटर्न नोटिस मेंबर के द्वारा देना होता है। उसके बाद स्पीकर 10 दिन का समय देते हैं सरकार को। इसके बीच में अगर आप किसी के साथ मान मनोबल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 10 दिन के भीतर आपको मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। अगर सरकार को 10 दिन के भीतर की डेट नहीं दी गई कि वो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करें, तो मोशन फेल हो जाता है, दोबारा लाना पड़ेगा। मोशन एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब पार्टी जो पावर में है उसे मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। अगर वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो उन्हें रिजाइन करना होगा। आर्टिकल 75 साफ कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के प्रति, हाउस ऑफ पीपल के प्रति। ठीक है, मतलब कि जो लोअर हाउस है उसके प्रति, अगर हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो मतलब साफ है, जो सरकार है उसे लोअर हाउस का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं है तो वो सरकार में नहीं रह सकते। ये सारी बातें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। किसके साथ? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ, ताकि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को सिल्क सेक्टर में लिंक कर सकें। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया जा सकता है, मतलब लैंड को आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वहां पर आप जो फसल उगा रहे हैं उसके साथ ही साथ आप पेड़ और श्रब्स भी लगा दें। मतलब साफ है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एक साथ। नेचुरल रिसोर्स का अच्छी तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और डाइवर्सिफाइड यूज हो सकता है लैंड का, इससे किसानों को भी अच्छी इनकम मिल जाती है, ज्यादा फायदा हो जाता है।
इस MOU के साइन करने का मतलब यह है कि जो फार्मर्स हैं अब उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो सेरीकल्चर में इन्वॉल्व हो। मतलब जो वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे पेड़ों को लगाएं जिन पर आप रेशम के कीड़े पाल सकते हैं। इससे इंडिया में रेशम के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया में उस सिल्क का उत्पादन बढ़ेगा जिसके लिए इंडिया फेमस है और किसानों को भी फायदा होगा। बात करते हैं सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, SMEF के बारे में। देखिए 2014 में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी, उसी के तहत एक सब मिशन लॉन्च किया गया था 2016-17 में, जिसके तहत बात की गई थी कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे, एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत ये इनिशिएटिव्स लाए गए। भारत इस लिहाज से ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसे फरवरी 2014 में जो वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी दिल्ली में, उसी के बाद लॉन्च किया गया था या तैयार किया गया था। वर्तमान में 20 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। एम तो क्लियर है कि फार्मर्स को इंकरेज करें कि वो मल्टीपर्पज ट्रीज लगाएं, जिनका इस्तेमाल टिम्बर के तौर पे आप कर सकते हो, रेशम के उत्पादन में कर सकते हो, और भी तरीके से अगर आप उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री को इंकरेज करने की बात की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के बारे में है। मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन दिया जा रहा है वो कितना बढ़िया दिया जा रहा है, इसका एक इंडेक्स तैयार किया गया है। इसमें अच्छी बात निकल के ये आई, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीनों का इवैल्यूएशन यहां पे किया जाएगा। तो जून 2020 में जो डेटा आया था उसके पहले के 3 महीनों का, उसकी तुलना में सितंबर 2020 में जो डेटा आया वो कंपैरेटिवली बेहतर है। मतलब कि इन 3 महीनों में पिछले 3 महीनों की तुलना में जो MSMEs को लोन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से दिया गया है। ये MSME सेक्टर की ग्रोथ को, उनकी हेल्थ को दिखाएगा। इससे हम उन्हें और बेहतर कर सकते हैं। 2 पैरामीटर्स यहां पर ध्यान में रखे जाएंगे, एक तो ग्रोथ और दूसरा स्ट्रेंथ। 111 पॉइंट 2020 के जून में इवैल्यूएशन किया गया था एज पर दिस इंडेक्स, जो 114 पॉइंट मेजर किया गया है सितंबर के मंथ में। यहां कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, लोहित इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आसाम के सत्रास, ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें न्यू शैवाइट रिफॉर्मर बासवन्ना जी के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, क्रिएट किया गया। मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, फेनी रिवर पे बनाया गया। सना सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस पूरे सेशन की PDF ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओनली एज नथिंग एल्स, आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वहां से PDF डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं इस पूरे सेशन को। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।